दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए, कल हमने जहां से बात खत्म की थी आज वहीं से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी ये कब हुई थी। तो प्रथम बैठक के होने का समय है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। फिर हम बात करते हैं कि कहां पर हुई थी, यानी स्थान का नाम क्या था। तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में, नई दिल्ली में ये बैठक का आयोजन किया गया था। यानी दिल्ली में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था और ये काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय में। इसके बाद प्रश्न ये बनता है कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो प्रथम बैठक के लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का, या कह सकते हैं कि पहला अध्यक्ष संविधान सभा का किसे बनाया गया था। तो अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो वो यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अध्यक्ष तो बनाया था लेकिन अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है ना। फिर प्रश्न ये आता है कि ये जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, इस बैठक के दौरान हुआ क्या था। तो देखिए, यदि हम बात करें तो इस बैठक का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग के बैठक का बहिष्कार करने का सीधा सीधा रीजन ये था कि वो अपने लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते थे और पाकिस्तान के निर्माण के लिए संविधान अलग से बनाने के लिए अलग संविधान सभा का गठन करना चाहते थे। तो प्रश्न बनता है कि बैठक का बहिष्कार किसने किया। इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। यानी मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया था। वहीं यदि हम बात करें तो कारण क्या था। कारण ये था कि मुस्लिम लीग अपने लिए अलग संविधान सभा बनाना चाहती थी। कारण अलग संविधान सभा बनाना चाहती थी। मुस्लिम लीग एक पार्टी है जो कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए कार्य कर रही थी और यह मुस्लिम पार्टी थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक टिप्पणी की थी। यानी क्या कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर टिप्पणी। ये पूछा जाता है प्रश्न, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, क्या कहा था। ये कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये टिप्पणी है, ये पूछी जाती है, ये वक्तव्य है, ये वाक्य है, ये स्टेटमेंट है। तो यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो एकमात्र हैदराबाद ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान
सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। एकमात्र देसी रियासत और उसका नाम था हैदराबाद, हैदराबाद ने बैठक में भाग नहीं लिया था। तो यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। इसके बाद आगे अगला प्रश्न क्या बनता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। प्रश्न कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कौन सी देशी रियासत शामिल नहीं हुई थी, तो भैया वो थी आपकी हैदराबाद, ठीक है। और यदि हम बात करें तो ये जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी इसमें लगभग 12 महिलाएं शामिल थी, 12 महिलाएं शामिल थी। उसके बाद प्रश्न ये बनता है, देखो कई जगह कई किताबों में महिलाओं की संख्या 15 भी दे रखी है, लेकिन प्रथम बैठक की यदि हम बात करें तो इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी, 12 महिलाएं शामिल थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कम लोग शामिल हुए थे, ऐसा क्यों? क्योंकि कम लोगों के शामिल होने के दो मुख्य कारण थे। एक कारण ये था कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और दूसरा कारण ये था कि देशी रियासतों का न आना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कम सदस्य मौजूद थे या कम लोग शामिल हुए थे। और उसका कारण क्या है? कारण है एक तो लीग का न आना, यानी जो लीग का मतलब है मुस्लिम लीग का संविधान सभा की बैठक में न आना, या हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो ये प्रश्न भी आता है। जो बातें मैं लिख रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलें। यानी प्रश्न ये आएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया था, तो वो मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक है। दूसरा कारण क्या था, ये आपका कारण नंबर 1 हो गया। दूसरा कारण ये था देशी रियासतों का शामिल न होना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, इसका टाइम था 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें क्या हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये जो थे अस्थायी थे, मतलब ये परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी थे, ठीक। अच्छा प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? उसका कारण था ये तजुर्बेकार व्यक्ति थे और एजिड भी थे, उम्रदराज थे। तो कहते हैं अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको कि किसी न किसी मुद्दे पे या जिस विषय के लिए उसको बनाया जा रहा तो उसकी जानकारी हो और उसके अपने खुद के अनुभव हो, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1947 को जो अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष, और वो भी कौन से, स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और ये जो अध्यक्ष थे स्थायी थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यदि हम बात करें तो ये कहां से थे, ये प्रश्न में पूछा गया था कि ये बिहार से थे। प्रश्न ये आया था कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ये कहां से बिलोंग करते थे। इसके बाद क्या हुआ, फिर 13 दिसंबर 1946 का समय आया। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, ये हुआ कि जो संविधान सभा थी, जिस कार्य के लिए वह बनाई गई थी, उसने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। मतलब संविधान के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। इस दिन संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही शुरू की थी। यानी ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही कब शुरू की थी, तो वो डेट थी 13 दिसंबर 1946 की। इसके बाद यदि हम बात करें तो हुआ क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसको कहा गया उद्देश्य का प्रस्ताव। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। और यदि हम बात करें तो ये जो उद्देश्य का प्रस्ताव था, ये 13 दिसंबर को 1946 जब रखा गया था, तब इसको मंजूर नहीं किया गया था। बड़े कमाल की बात है, यहाँ से प्रश्न आता है कि उद्देश्य के प्रस्ताव को कब मंजूर किया गया, तो वो 13 दिसंबर नहीं था, रखा कब गया, ये 13 दिसंबर था। इस दिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। फिर अब भाई प्रश्न ये बनता है कि ये जो प्रस्ताव था, इसे स्वीकार कब किया गया, फिर, है ना। तो कहने का मतलब ये है, एक समय आया था 22 जनवरी 1947 का, तो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य का प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो उद्देश्य का प्रस्ताव था, इसमें ऐसा क्या था जो कि इसको मतलब 13 दिसंबर को स्वीकार नहीं किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए, इसमें था, क्या था भैया, इसमें था संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य थे इसमें। दूसरा, सरकार, यानी सरकार कैसी होनी चाहिए। तीसरा था सरकार के प्रवृत्ति, यानी सरकार के कार्य कैसे होंगे, या सरकार किस रूप में कार्य करेगी, सरकार की प्रकृति थी। अब प्रश्न ये आता है कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और मुस्लिम लीग अलग संविधान सभा बनाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने लिए एक अलग देश, अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी। अब जब देश अलग होगा तो संविधान भी अलग होगा, और जब संविधान अलग होगा तो उसको बनाने वाले लोग भी अलग होंगे। ठीक है, समय आया 22 जुलाई 1947 का। इस समय क्या हुआ, गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के संविधान के निर्माण के लिए अलग संविधान सभा बनाने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के संविधान निर्माण के लिए अलग
संविधान सभा, अलग संविधान सभा बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो ये डेट याद रखना। ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो वो डेट है 22 जुलाई 1947 की। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि आप लोग जानते हैं, आपको मालूम भी होगा कि संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो संविधान के बनाने के लिए किया गया था। तो संविधान लिखा किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। प्रश्न आता है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो देखिए, होता ये है, वास्तविकता तो ये है कि पहले ये डॉक्टर अंबेडकर जो है चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा के लिए, परंतु ये हार जाते हैं। फिर इनको बैकडोर के द्वारा बुलाया जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल से इनको चुनाव जिताया जाता है और तब इनको संविधान सभा में एंट्री कराई जाती है। तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ? कहां से? तो आपको लिखना है कि पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में इनको जिताया गया और संविधान सभा में इनकी एंट्री कराई गई। फिर यदि हम बात करें तो ऐसा किस लिए? प्रश्न ये था कि संविधान सभा का निर्माण हो गया और संविधान के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन प्रश्न ये था कि संविधान बनाएगा कौन और संविधान किस तरह से बनेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग ये एकत्रित हुए, बैठे और इन्होंने विचार विमर्श किया। वहीं यदि हम बात करें तो एक नाम और पूछ लिया जाता है जो कि है वी.एन. राव। ये संविधान सभा के सलाहकार थे, या यूं कहते हैं कि संविधान के सलाहकार प्रारंभ में कौन थे? वी.एन. राव। तो इनके विचार विमर्श से ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में एंट्री मिली। इसके बाद यदि हम बात करें तो पहले यही लिख लीजिए कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, उनका नाम था वी.एन. राव। ठीक है, ये संवैधानिक सलाहकार थे। और यदि हम बात करें तो संविधान के निर्माण के लिए कई सारी समितियों का गठन किया गया था। ठीक है ना, कई समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, या इंग्लिश में इसको कहा गया ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसी का दूसरा नाम था पांडुलेखन समिति। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हम लिख रहे हैं यहाँ पर संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां गठित की गई। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि जो संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था वी.एन. राव, इनके विचार विमर्श पर संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा के सलाहकार वी.एन. राव से विचार विमर्श के बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
अंबेडकर को बनाया गया था, बनाया गया था। तो दो बातें यहाँ पर आपने याद रखनी है। हाँ, मैं साइड हो जाता हूँ, साइड से हो जाता हूँ, आप लोग ध्यान से चीजों को नोट डाउन करते रहें। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अच्छा, एक प्रश्न और आता है। प्रश्न ये भी है कि जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब हुआ? तो भैया प्रारूप समिति का गठन इसी दिन हुआ। मैं लिख देता हूं, प्रारूप समिति का गठन यही हुआ था 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 1947 में 29 अगस्त। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और कब बनाया गया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को ही इसका अध्यक्ष इनको बना दिया गया था। फिर यदि हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति इसके अन्य नाम। गठन की यदि हम बात करें तो गठन ये अभी लिखा है हमने 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। और इसके जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या है? तो देखिए, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी और दूसरा नाम इसका पांडुलेखन समिति, ये भी इसका है। और इसका अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष से, जैसे कि अभी आपको बताया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी वी आर अंबेडकर, ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि जो प्रारूप समिति थी इसमें कितने लोग शामिल थे? तो इसमें जो सदस्य थे वो थे सदस्य 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रारूप समिति थी इसके जो 7 मेंबर थे वो कौन कौन थे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रारूप समिति थी इसके सदस्य कौन कौन थे। तो भैया यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। देखिए, मैं इनको याद भी अभी करा दूंगा। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा। देखिए, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें से अध्यक्ष थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो पहले तो आपको याद हो जाएंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ठीक है। दूसरे एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंगर। चौथे के एम मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है। तीसरे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे नंबर के जो है एन माधव राव। और 7वें नंबर के हैं डीपी खेतान। देखो, इन दोनों की कहानी सुन लो, यहां से अक्सर अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। जो एन माधव राव थे ये कब आए? वीएल मित्र को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था, लेकिन वीएल मित्र की स्वास्थ्य खराब हो गया, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। जब इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इनके स्थान पर कौन आए थे? एन माधव राव। इसके बाद यदि हम बात करें तो डीपी खेतान ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी है, लेकिन 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद जो सदस्य बनाए जाते हैं उनका नाम होता है टीटी कृष्णाचारी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के कौन सदस्य थे, कौन नहीं थे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, कृष्ण, कन्हैया, माधव, ये किसके पर्यायवाची हैं? भगवान श्री कृष्ण के। और वहीं यदि हम बात करें तो जो मुस्लिम है, इस्लाम धर्म है, उसमें आप याद रखें। देखिए, अल्लाह दी, सैयद मोहम्मद
याद हो गए, एक सैयद मोहम्मद, मतलब ईश्वरीय नामों की झलक दिख रही है। एन गोपाल, गोपाल किसका पर्यायवाची है? कृष्ण जी का। तो देखो गोपाल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। के एम कन्हैया लाल मणिलाल, पूरा नाम कन्हैया, मोहम्मद सादुल्लाह। और माधव, ये भी श्री कृष्ण का पर्यायवाची। एक बस ये अलग है खेतान, तो कैसे याद रखेंगे, इसमें भी श्री कृष्ण यानी गोपाल, इसमें भी कृष्ण और इसमें कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, पूरा नाम है कन्हैया, और इसमें मोहम्मद सादुल्लाह और माधव, ये भी किसका? कृष्ण जी का। तो आराम से याद हो जाएगा, एन माधव राव दूसरा नाम, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और एन माधव राव, डीपी खेतान। एक प्रश्न ये बनता है कि ये जो व्यक्ति थे, यहां से प्रश्न ये बनता है कि मुस्लिम लीग की पार्टी की तरफ से कौन व्यक्ति था? मतलब ये मोहम्मद सादुल्लाह जो थे ना, ये लीग की तरफ से थे। कहने का मतलब ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए होंगे, बाद में उसको छोड़ करके यहाँ भारतीय संविधान सभा में आ गए थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि जो संविधान सभा है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली? तो यहाँ पर लिखेंगे कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन, 114 दिन बहस चली थी। फिर प्रश्न ये बनता है कि संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां गठित की गई थी, जिनमें से एक समिति थी आपकी प्रारूप समिति, ये हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि और कौन सी समिति का गठन किया गया था और उस समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी समितियां थी।